वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। इन्हें अंतःस्रावी तंत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथियां हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वे सभी की सभी हार्मोन्स को बनाएंगी। हार्मोन्स जो है, पहले आप ये समझें कि हार्मोन है क्या। तो हार्मोन हमारे शरीर के वे रासायनिक संदेश वाहक हैं जो संदेशों को लेने और ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे कि हमारी जो त्वचा है, क्या है? त्वचा। त्वचा क्या है? संवेदी अंग। तो जितने भी संवेदी अंगों के माध्यम से हमें जो सूचनाएं मिलती है, उन सूचनाओं को हार्मोन्स द्वारा ही हमारी मेरुरज्जु और मेरुरज्जु के बाद मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। जैसे कि आपकी त्वचा पर कोई चोट लग गई या फिर आपने किसी चीज को छुआ और आप जल गए, तो तुरंत जो है इसकी सूचना मस्तिष्क को मिलती है। यह तो मस्तिष्क का कार्य है। अब आप देखें कि हार्मोन्स क्या कार्य करते हैं। जैसे हार्मोन्स का कार्य जय हिंद। हम पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिन्हें अंतःस्रावी तंत्र का नाम भी दिया जाता है। और इसमें पढ़ते हैं हम हार्मोन्स। हमारे शरीर में निर्मित होने वाले सभी हार्मोन्स को हम अंतःस्रावी तंत्र या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। हार्मोन्स जो है हमारे शरीर में, इनका कार्य होता है कि यह रासायनिक संदेश वाहक किसके तरह कार्य करते हैं? संदेश वाहक की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि किसी भी शिशु की या फिर बच्चे की उम्र अगर 12 से 13 साल हो गई, तो अब उस शरीर को संदेश मिलेगा कि अब उसकी किशोरावस्था प्रारंभ होने वाली है। तो किशोरावस्था प्रारंभ होने वाली है, तो उसके जो जननांग है उनके विकास की सूचना देना या फिर उनके विकास में सहायता करना कार्य करते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स इस तरह से शरीर की समस्त क्रियाओं में भाग लेने वाले होते हैं और यह सभी क्रियाओं को संतुलन बनाए रखते हैं। अगर यह हार्मोन्स सभी क्रियाओं में संतुलन नहीं बनाएंगे, अगर इनकी कमी हुई या फिर वृद्धि हुई, तो दोनों के होने से मानव शरीर में रोग भी उत्पन्न होती है। जैसे आपके शरीर का एक हार्मोन्स होता है मेलाटोनिन। क्या होता है? मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन वह हार्मोन है जो हमारे लिए नींद लाने का कार्य करता है। अगर यह कम मात्रा में बना तो आपको नींद ही नहीं आएगी, और नींद ना आना ये क्या है? बीमारी। और अगर यह सबसे ज्यादा बन गया तो आपको सोने की बीमारी हो जाएगी, आप दिन भर सोते रहोगे। तो हार्मोन्स वे कहें कि वे रासायनिक संदेश वाहक हैं जो हमारे शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो ये हार्मोन्स की कहानी हुई। अब हम देखें हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है 9। क्या होती है? 9। तो हम इन्हें अपने शरीर में देखें। मस्तिष्क से शुरू करें। हमारे मस्तिष्क में 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहले आप देखें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो है वह हमारे मस्तिष्क का भाग है और साथ में ग्रंथि भी है। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग होने के साथ ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। मस्तिष्क की दूसरी ग्रंथि का नाम है पीयूष या फिर कहें पिट्यूटरी, जो सभी ग्रंथियों की मास्टर होती है, या फिर कहें कि सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि होती है पीयूष। पीयूष के बाद मस्तिष्क की तीसरी ग्रंथि होती है पीनियल। पीनियल या फिर पूरा नाम है पीनियल काय ग्रंथि। तो 3 मीनिंग मस्तिष्क में। मस्तिष्क के बाद गले पर आए। गले में पाई जाने वाली होती है थायराइड। कौन सी होती है? थायराइड। गले की जो थायराइड ग्रंथि है यह एक तितली के आकार की होती है या फिर एच आकार की। तो तितली या फिर एच आकार की जो ये ग्रंथि है, इसके 4 पैरों पर 4 जगह जो ग्रंथि लगी है उसका नाम है पैराथायराइड। तो पैराथायराइड जो है वह भी गले में पाई
या फिर बक्ष में, जहां से आपके दोनों फेफड़े अलग अलग विभाजित होते हैं। उस वाले स्थान पर जो ग्रंथि पाई जाती है, इस ग्रंथि का नाम होता है थाइमस। थाइमस ग्रंथि, जो कि हमारे 6वें नंबर की ग्रंथि है। तो इसकी स्थिति होगी हमारे वक्षगोह में पाई जाने वाली ग्रंथि थाइमस। इसके बाद हम पेट वाले भाग में आए तो यहाँ पाया जाता है अग्नाशय। अग्नाशय जो है बाह्यस्रावी में आपने पढ़ा होगा, और इसको हम अंतःस्रावी में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये रस और एंजाइम के अलावा हार्मोन्स का निर्माण भी करता है। 8वीं हम देखें तो 8वीं जो हमारी ग्रंथि है उसका नाम है अधिवृक्क। क्या है? अधिवृक्क। वृक्क जो है वह है हमारी किडनियां। आपको पता होगा कि हमारी किडनियों की स्थिति है दोनों साइड में, एब्डोमिनल वाले भाग में या फिर उदर गुहा में। तो जो हमारी किडनियां होती हैं, इन किडनियों के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि होती है अधिवृक्क ग्रंथि, जिनकी संख्या 2 है। नेक्स्ट जो है सबसे लास्ट में यह जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि का नाम है जनन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? जनन ग्रंथि, जो कि श्रोणि मेखला वाले भाग में पाई जाती है। अंश मेखला जहां से कंधे जुड़े हो और श्रोणि मेखला जहां से पैर जुड़े हो। तो श्रोणि मेखला में होती है जनन ग्रंथि, जो नर जनन ग्रंथि अलग होती है और मादा जनन ग्रंथि अलग होती है। तो इस तरह ही हमने अपनी 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति देखी कि शरीर में यह कहां पर पाई जाती है। अब हम देखें इससे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा करें। तो पहले हम पढ़े थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स और पैराथायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स। जब हम थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़े तो थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम मिलता है अवटु ग्रंथि। क्या मिलता है? अवटु ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का आकार जो है वह एच आकार है, या फिर कहें तितली के जैसा। कैसा? तितली के जैसा। तो यह गले में पाई जाती है। इसकी स्थिति कहाँ है? गले में, एच आकार की या फिर तितली के आकार की। दूसरा नाम अवटु है। इससे बनने वाले हार्मोन्स 2 है, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। अब जो थायराइड ने थायरोक्सिन बनाया, यह 98% के लगभग होता है और 2% बनता है कैल्सिटोनिन। ज्यादा कौन बनेगा? थायरोक्सिन, और थोड़ा बनेगा कैल्सिटोनिन। जब थायराइड थायरोक्सिन को बनाएगा तो थायरोक्सिन जिन जिन चीजों से मिलकर बना है, पहले हम देखें कि कुछ जो हार्मोन्स है वह प्रोटीन से मिलकर भी बने होते हैं। प्रोटीन, आपको पता होगा कि प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बना है, और इन अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20। जो प्रोटीन है वह 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बने, और उस 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में से एक प्रकार का अमीनो अम्ल होता है टायरोसिन। अर्थात जो टायरोसिन है वो क्या है? प्रोटीन। और आयोडीन जो है वह आपका तत्व है। आपने आवर्त सारणी में पढ़ा होगा आयोडीन नाम का तत्व, और आपके नमक में भी क्या पाया जाता है? आयोडीन। तो टायरोसिन प्रोटीन है और आयोडीन क्या है? तत्व। तो प्रोटीन और तत्व से मिलकर बनता है थायरोक्सिन, या फिर कहें कि जब आप आयोडीन खाते हैं भोजन के दौरान, तो आयोडीन जब टायरोसिन से मिलेगा तब थायरोक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करेगा। अब होता क्या है आपके साथ कि आप भोजन में आयोडीन सही मात्रा में नहीं खाते, या फिर कहें आयोडीन की जैसे कि आपके शरीर में कमी हो जाती है, तो आयोडीन की जैसे कमी हुई तो आयोडीन का जो ग्रुप है वह टायरोसिन से नहीं बन पाता और थायरोक्सिन हार्मोन्स का निर्माण नहीं होता। तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो गले का आकार धीरे धीरे बढ़ जाएगा और ग्रंथि जो है वह सूज जाएगी, जिसे कहा जाता है घेंघा रोग। क्या कहा जाता है? घेंघा रोग। तो घेंघा रोग जो है यह आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन की कमी से टायरोसिन नहीं जुड़ेगा और थायरोक्सिन का निर्माण नहीं होगा। अब हम थायरोक्सिन के कार्य देखें। थायरोक्सिन का पहला कार्य होता है सामान्य
क्रिया है जिसमें हमारे जीवन का आधार जुड़ा है। जैसे कि हमारे किसी भी जीवन की या फिर हमारे जीवन का आधार है कि हम जीवित रहें। जीवन का आधार ही क्या है कि हम जीवित रहें, और जीवित रहने के लिए हमें कार्य करने के लिए चाहिए है ऊर्जा या फिर कहें शक्ति। तो शक्ति एवं ऊर्जा का निर्माण तो हम करेंगे, और ऊर्जा चाहिए है तो हम लेते हैं ग्लूकोज या फिर कहें भोजन का ग्रहण करते हैं। ऊर्जा के लिए जब हम भोजन का ग्रहण करते हैं तो भोजन के ग्रहण से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से मिलेगा तब हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिला तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, साथ में जल बनाया और हमने 38 एटीपी में ऊर्जा का निर्माण कर लिया, और जिसमें के आधार पर हम जिंदा रहते हैं। यह हमारे जीवन की आधारभूत क्रिया है, और इस आधारभूत क्रिया में जिस दर से हमने ऑक्सीजन की खपत की या फिर ऊर्जा के निर्माण में हमने जितनी ऑक्सीजन का खर्च कर दिया, इस क्रिया पर नियंत्रण करने का कार्य होता है थायरॉक्सिन को, और इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है बीएमआर रेट। तो बीएमआर रेट या फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की खपत कौन सी दर से हो रही है या फिर कोशिकीय श्वसन जो है उसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा हो जाता है घेंघा रोग। महिलाओं में एक रोग होता है जिसे कहा जाता है मैक्सिडेमा। मैक्सिडेमा जो है, जैसे ही थायरॉक्सिन महिलाओं में असंतुलित होता है तो महिलाओं का वजन एकदम से बढ़ने लगता है और उनकी शारीरिक क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है। अब कुछ सुना होगा कि मेरा जो थायराइड है वो बहुत ज्यादा असंतुलित हो गया है, या फिर थायराइड जो है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन इम्बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम देखें कि थायराइड ग्रंथि ने हमारे लिए जो हार्मोन बनाया है उसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का कार्य है हमारे रक्त में कैल्शियम का संतुलन। किसका संतुलन करेगा? कैल्शियम का। अब देखना, इसमें दो चीजें छुपी है। कैल्सिटोनिन में ही छुपा है कैल्शियम। क्या छुपा? कैल्शियम। तो कैल्सिटोनिन से याद रखना किसके आगे मिला हमें? कैल्शियम। अब कैल्शियम का संतुलन तो करेगा, लेकिन कहाँ? रक्त में। आपके शरीर की जितनी भी रक्त वाहिकाएं हैं, ये मान लो आपके शरीर की रक्त वाहिका है, इस रक्त वाहिका में आपके लिए जो कैल्शियम उपस्थित है, इस कैल्शियम की मात्रा पर यह संतुलन रखता है। और आपको पता होगा कि रक्त का थक्का जमाने वाले तत्वों में सहायक तत्व है कैल्शियम। नेक्स्ट हम देखें पैराथायराइड ग्रंथि। कैल्सिटोनिन के बाद पैराथायराइड ग्रंथि जो है, पैराथायराइड ग्रंथि का कार्य होता है कि यह हमारे लिए पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। और पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का दूसरा नाम होता है कोलेप्स। कोलेप्स या फिर कोलेप। क्या होता है? कोलेप। तो तीन चीजें याद रखना। थायराइड ने बनाया थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड ने बनाया पैराथायरॉक्सिन या फिर कोलेप्स या फिर कोलेप। यह जो हार्मोन है, कोलेप हार्मोन है, यह कैल्शियम का जस्ट उल्टा कार्य करता है। इसने कैल्शियम ने कार्य किया रक्त में कैल्शियम का संतुलन। कोलेप कार्य करेगा हमारी हड्डियों में कैल्शियम का संतुलन। हड्डियों में कैल्शियम का संतुलन इसका प्रमुख कार्य। अब आपकी जो हड्डी होती है या फिर बोन, आपने देखा होगा कुत्ते के मुंह में इस प्रकार की हड्डी। तो ये जो हड्डी है, इसमें आप देखें कि आपकी हड्डियों में बीच दोनों साइड स्थान अलग होता है और बीच की संरचना अलग होती है। आपकी हड्डियों की संरचना में हड्डियों के निर्माण की चर्चा करें तो कैल्शियम और फास्फोरस से निर्मित होती है आपकी हड्डियां। इन हड्डियों को मजबूती मिलती है कैल्शियम से और फास्फोरस से। परंतु फास्फोरस जो है, जब इंसान की मृत्यु हो
पैराथायरॉक्सिन, जो कि पैराथायराइड ग्रंथि ने बनाया। अब होता क्या है कि मान लो आपके रक्त में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई। कैसी हो गई? बहुत ज्यादा। तो कैल्सिटोनिन बोलेगा किससे? कॉलेट से, भैया हमारे पास जो है वह कैल्शियम बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कैल्शियम आप अपनी हड्डियों के पास स्टोर करके रख लो। और अगर हड्डियों में कैल्शियम की कमी होगी तब वह अतिरिक्त कैल्शियम हड्डियों के पास आ जाएगा और हड्डियों में स्टोर रहेगा। अब कंडीशन बदल जाए और रक्त में आपके पास कैल्शियम की कमी हो गई और यही जो कमी थी यहाँ हो गई अधिकता। आपने ऐसा खाना खाया कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम की अधिकता होगी, तो कैल्शियम की अधिकता जब यहाँ है तो अब कॉलेम बोलेगा देखो यार, कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हारी क्या की थी? सहायता की थी। अब बारी तुम्हारी है कि तुम मेरी सहायता करो। मेरे पास बहुत सारा अतिरिक्त कैल्शियम है और अब तुम इस अतिरिक्त कैल्शियम को ले लो। तो ये हंस के ले लेगा क्योंकि इसके पास पहले ही से कमी है। कहेगा कैल्शियम चलो ठीक है दे दो, रक्त में क्या हो गई? कमी। तो इस तरह दोनों रक्त में और हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा का संतुलन बनाने का कार्य करते हैं और एक रक्त में कार्य करेगा और एक हड्डियों में। दोनों जब एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं तो जो विपरीत कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है विरोधाभासी या फिर विरुद्धार्थी। क्या कह दें? विरुद्धार्थी। तो यह जो दोनों हार्मोन है यह विरोधाभासी या फिर विरुद्धार्थी हार्मोन है, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है काउंटर एक्ट हार्मोन। तो कौन कौन से हो गए? एक हो गया कैल्सिटोनिन, एक हो गया कॉलेम या फिर पैराथायरॉक्सिन। इस तरह हमारी थायराइड और पैराथायराइड से बनने वाले 3 हार्मोन्स कंप्लीट होते हैं, थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉक्सिन या फिर कॉलेट्स। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्रंथि और उसके नेक्स्ट हार्मोन्स। अंतःस्रावी तंत्र में नेक्स्ट हम ग्रंथि पढ़ने वाले हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि की चर्चा करें तो यह हमारे वृक्षगुदों में स्थित होती है, अर्थात सीने में पाई जाने वाली ग्रंथि है थाइमस, जो पैदा होने के साथ तो पाई जाती है परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका आकार घटता जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसका आकार घटता जाएगा और वैसे ही आपकी शारीरिक क्षमता भी घटती जाएगी, क्योंकि इस ग्रंथि का कार्य है कि थाइमोसिन हार्मोन्स का निर्माण करना। और यह जो हार्मोन है यह हार्मोन का कार्य है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह हमारे शरीर में WBC बनाने का कार्य करती है। आपने रक्त परिसंचरण तंत्र में WBC के बारे में पढ़ा होगा। तो WBC जो है हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं, यह हमारे शरीर में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है। और श्वेत रक्त कणिकाओं में भी टी लिम्फोसाइट जो है वह श्वेत रक्त कणिकाओं का एक प्रकार है जो रोगों से लड़ने का कार्य करता है। जैसे आपके शरीर में कोई रोग हो गया, जैसे अभी कौन सा चला था? कोरोना जो वायरस है, अगर आपके शरीर में कोरोना वायरस का एक रोग फैल गया, वायरस आपके पूरे शरीर में फैला है, तो इसे भक्षण कर इसे खत्म करने का कार्य करती है हमारी टी लिम्फोसाइट। और जो टी लिम्फोसाइट्स है इसको परिपक्व बनाने का कार्य करती है थाइमस ग्रंथि। अब इनके जन्म की चर्चा करें या फिर निर्माण की, तो जो जितनी भी WBC है या फिर टी लिम्फोसाइट्स है उनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में या फिर बोन मैरो। जो आपकी है अस्थि है इसके बीच वाले भाग को कहा जाता है पीत अस्थि मज्जा। तो जो पीत अस्थि मज्जा है इसमें निर्मित होती है हमारी WBC या फिर कहें टी लिम्फोसाइट। लेकिन इन टी लिम्फोसाइट्स को परिपक्व बनाना या फिर रोगों से लड़ने की ट्रेनिंग देने का कार्य करती है थाइमस ग्रंथि। और इस प्रकार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती और यह लगभग हमारे शरीर में 25 से 30 वर्ष की उम्र तक अच्छे से कार्य करती है और इसके बाद इसका आकार घटता जाएगा।
कोशिकाएं हैं जो हार्मोन्स बनाती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। अल्फा कोशिका ग्लूकागोन बनाएगी, बीटा कोशिका इंसुलिन और डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन। अब जैसे हमने थायरोसिन हार्मोन्स का कार्य देखा, वैसे हम एक एक करके इनके कार्य भी देखें। इनके कार्य की चर्चा करें तो सबसे पहले हम देखें इंसुलिन। आपने सुना होगा कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है या फिर डायबिटीज। तो आपके शरीर में इंसुलिन का कार्य होता है ग्लूकोज की मात्रा का संतुलन। यह ग्लूकोज की मात्रा पर संतुलन बनाए रखता है। अब ग्लूकोज कैसे? आपने जो भी भोजन किया है या फिर जो भी खाना खाया है, या तो आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे या फिर प्रोटीन या फिर वसा, तो जो भी खाना खाया अंत में पाचन के बाद वह ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही ग्लूकोज बना तो उससे आप श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं ताकि आप अपने शरीर में ऊर्जा का निर्माण कर सकें। जैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिली तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, आपके शरीर में जल बना और साथ में बनी 38 एटीपी ऊर्जा, और आपने ऊर्जा का निर्माण कर लिया। और ऊर्जा का निर्माण तो हो गया। अब जितनी ऊर्जा आपको 24 घंटे में चाहिए थी उतनी ऊर्जा की आपने खपत कर ली, पर अतिरिक्त जो ग्लूकोज आपके शरीर में पड़ा है, अब आपको ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं है। आपने कोई काम ही नहीं किया कि वह ऊर्जा खर्च हो सके, तो जो अतिरिक्त ग्लूकोज है जो आपके शरीर में बच जाएगा तो आप उसको स्टोर करके रख लोगे ताकि इमरजेंसी में कार्य आ सके। जैसे एक महीने में आपको तनख्वाह मिल गई 12,000, दूसरे महीने में मान लो आपने एक्स्ट्रा काम कर लिया तो 16,000 मिल गई, तो जो 4,000 है वो आप बचा के रखोगे ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। वैसे ही ग्लूकोज जब हम इमरजेंसी के लिए स्टोर कर लें तब उसका रूप कहलाता है ग्लाइकोजन। क्या कहलाता? ग्लाइकोजन। तो जब हम उसे ग्लाइकोजन के रूप में रखेंगे तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है इंसुलिन। क्या कार्य करेगा? इंसुलिन। तब बीच में भूमिका रहती है इंसुलिन की, और इंसुलिन हार्मोन आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा और आपका ग्लाइकोजन आपके यकृत के पास स्टोर रहेगा। जैसे ही आप यदि कभी बीमार हो गए या फिर व्रत रख लिया तो उस दौरान आपने ग्लूकोज तो खाया ही नहीं, लिया ही नहीं ऊपर से भोजन, तो उस समय आपका जो ग्लाइकोजन है वह धीरे धीरे परिवर्तित होगा ग्लूकोज में, क्योंकि आपको चाहे आप खाना खाएं या ना खाएं आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। तो इस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने का कार्य करता है ग्लूकागोन। कौन कार्य करेगा? ग्लूकागोन। तो जो कार्य इंसुलिन ने किया था उसका उल्टा कार्य किया ग्लूकागोन ने। और इसके जस्ट पहले आपको बताया था कि अगर दो हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करें तो उन्हें कहा जाता है विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी या फिर काउंटर एक्ट हार्मोन। तो इंसुलिन का कार्य देखा और ग्लूकागोन का, और जो आप